नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की दिन भर की खबरों को हम इस वीडियो में एक्सरे से देखते चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहली खबर की बात करते हैं। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 6 अहम शर्तें पूरी करने में नाकाम रहा है। ऐसे में FATF उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। संस्था की ओर से पाकिस्तान को 6 जरूरी नोट सौंपे गए थे, जिसमें भारत के 2 वांटेड आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बातें शामिल थीं। अधिकारियों के मुताबिक आधिकारिक सूचना से 4000 से ज्यादा आतंकवादियों के नाम अचानक गायब होने से भी पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में ही बने रहने की संभावना बढ़ गई है। FATF की 21 से 23 अक्टूबर को वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ लड़ाई में ग्लोबल कमिटमेंट और मानकों को पूरा करने में पाकिस्तान के रवैये को लेकर समीक्षा की जाएगी। इसके बाद उसे ग्रे लिस्ट में बनाए रखने या हटाने पर अंतिम फैसला किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि FATF ने पाकिस्तान को टेरर फंडिंग पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए कुल 27 सूत्रीय एक्शन प्लान सौंपा था। इसमें से अब तक उसने 21 को पूरा कर लिया है, जबकि कुछ टास्क करने में नाकाम रहा है। जिन टास्क को पूरा करने में पाकिस्तान नाकाम रहा है, उसमें जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और संगठन के ऑपरेशनल कमांडर जाकिर उर रहमान लखवी जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित सभी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। इसके अलावा 4 नॉमिनेटिंग कंट्री अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी पाकिस्तान के इस रवैये से नाखुश हैं। अजहर, सईद और लखवी 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों और पिछले साल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF की बस पर बम धमाके समेत कई हमलों में शामिल रहा है। तीनों भारत के सबसे वांटेड आतंकी। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। संस्था ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए 27 सूत्रीय एक्शन प्लान सौंपा था। अगर पाकिस्तान इस प्लान पर ठीक से काम नहीं करता तो संस्था उसे ब्लैक लिस्ट कर सकती है। पाकिस्तान में लाहौर की एक अदालत ने जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद को फरवरी 2020 में टेरर फंडिंग के 2 मामलों में दोषी पाया था। कोर्ट ने दोनों मामलों में 5.5 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके 5 दिन बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि आतंकवादी संगठन का ये सरगना पाकिस्तानी आर्मी की कैद से लापता हो गया है। FATF ने फरवरी में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा था कि आतंकी फंड जुटाने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रिलायंस जियो भारत में सस्ते 5G हैंडसेट लेकर आ सकता है। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे कंपनी ने 4G हैंडसेट लॉन्च किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो के 5G हैंडसेट की कीमत भारत में 5,000 रुपये से शुरू हो सकती है। न्यूज़ एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में जियो अपने 5G हैंडसेट को 5,000 रुपये में बेचेगी, लेकिन बाद में इसे 2,500 रुपये से 3,000 रुपये तक किया जा सकता है। रिलायंस जियो की तरफ से 2G मुक्त भारत की बात पहले ही कही गई है और कंपनी इसके तहत भारत के 20 से 30 करोड़ 2G मोबाइल फोन यूजर्स को टारगेट करने की तैयारी में है। PTI ने जियो ऑफिशियल के हवाले से कहा कि कंपनी चाहती है कि डिवाइस की कीमत 5,000 रुपये से कम हो। सेल बढ़ने के बाद कीमत को घटाकर 2,500 रुपये से 3,000 रुपये तक कर सकते हैं। आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने कुछ समय पहले ही गूगल के साथ कम कीमत वाले स्मार्टफोन को लेकर पार्टनरशिप की है। हालांकि ये 5G के लिए नहीं बल्कि 4G और स्टैंडर्ड हैंडसेट के लिए किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के पाकिस्तान के मंच से भारत का मजाक उड़ाने पर भाजपा ने राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी का नाम राहुल लाहौरी होना चाहिए। दरअसल शशि थरूर ने उस मंच से कोरोना महामारी की रोकथाम और पूर्वोत्तर के नागरिकों के साथ व्यवहार को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खासकर पाकिस्तान में जिस प्रकार से भारत को नीचा दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान में चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। उनके लिए शशि थरूर ने पाकिस्तान में रैली की शुरुआत भी कर दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लोग अब उन्हें राहुल लाहौरी बुलाएंगे। बताया जाता है कि थरूर के वर्चुअल लाहौर साहित्य महोत्सव में की गई टिप्पणी पर पात्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए राहुल से जवाब भी मांगा है। पात्रा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जल्द ही पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस बन जाएगी। थरूर को राहुल का करीबी मित्र बताते हुए पात्रा ने उन पर देश को बदनाम कर आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक थरूर ने तबलीगी जमात पर कहा, कोविड-19 के कारण हम भी भारत में कट्टरता और पूर्वाग्रह से लड़ रहे हैं। भारत जैसा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की युवती के साथ कथित गैंगरेप की वारदात को 1 महीने से ज़्यादा बीत चुका है।
सरकार के निर्देश पर 3 सदस्यीय एसआईटी जांच कर चुकी है। अब सीबीआई की जांच जारी है। इस बीच 14 सितंबर को जिस बाजरे के खेत में वारदात हुई थी, उसके मालिक ने योगी सरकार से 50,000 रुपये का मुआवजा मांगा है। खेत मालिक का कहना है कि इस घटना के बाद उसकी बाजरे की फसल में पुलिस ने पानी नहीं लगाने दिया। किसान ने कहा कि पुलिस काफ़ी दिन तक सबूत होने की बात कहती रही, जिससे फसल की सिंचाई नहीं हो पाई। अब सीबीआई ने कहा कि फसल काट सकते हो, लेकिन फसल टूट गई है, कम से कम 50,000 का नुकसान हुआ है, लिहाजा मुआवजा दिया जाए। खेत मालिक सोम सिंह ने बताया है कि वह जयपुर में नौकरी करता है, लेकिन कोरोना की वजह से गांव लौट आया था। 9 बीघे के खेत में बाजरा लगाया था। घटना के बाद पुलिस ने सबूत जुटाने की बात कहकर मेरी मां को पानी लगाने से मना कर दिया। कहा गया है कि यदि फसल की सिंचाई की गई तो सबूत खत्म हो जाएंगे, इसलिए समय पर सिंचाई नहीं हो सकी, जिससे फसल में दाना नहीं बना। हमारी 6 महीने की फसल है, लेकिन इस घटना के बाद मेहनत बेकार हो गई। हम खेती और पशुओं के भरोसे ही जीवन यापन करते हैं, ऐसे में हमें नुकसान हुआ है, सरकार हमारी मदद करे। सोम सिंह का छोटा भाई विक्रम उर्फ छोटू 14 सितंबर को हुई घटना का चश्मदीद भी है। उससे सीबीआई अब तक 2 बार पूछताछ कर चुकी है। उसने सीबीआई टीम को बताया कि जिस खेत में लड़की मिली थी वह उसका ही है। उसका कहना था कि घटना वाले दिन वह खेत में चारा काट रहा था, तभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मौके पर पहुंचा तो लड़की खेत में पड़ी थी, उसका भाई और मां खड़े हुए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पूर्व सांसद व बाहुबली नेता अतीक अहमद और उनके गिरोह पर पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी है। रविवार को अतीक के सबसे करीबी गुर्गे और शूटर जुल्फिकार अली उर्फ तोता का 5 करोड़ रुपए कीमती मकान जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया। यह 3 मंजिला मकान धूमरगंज कोतवाली अंतर्गत कसारी मसारी मोहल्ले में था। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने की है। पीडीए का कहना है कि मकान का निर्माण अवैध था, हालांकि कुछ लोगों ने इस कार्यवाही का विरोध किया है। हार्डकोर अपराधी तोता इस वक्त जेल में बंद है। तोता ने अतीक के इशारे पर कई हत्याओं को अंजाम दिया है। कैंट थाना क्षेत्र के बेली गांव में डबल मर्डर में भी तोता मुख्य आरोपी है। इसके अलावा बेनीगंज में रवि पासी की हत्या इसने जेल में बैठकर ही करा दी थी। हाल ही में रवि पासी के परिजनों को जेल से धमकी देने के मामले में भी इसका नाम सामने आया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक के नेता जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और एनडीए उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी क्रम में आज नीतीश कुमार 5 रैलियां कर रहे हैं। गया जिले में ही नीतीश कुमार की 3 रैलियां हैं। नीतीश कुमार सबसे पहली रैली गया के शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से कर रहे हैं। शेरघाटी सीट से जेडीयू के टिकटधारी विनोद यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी विनोद जेडीयू के टिकट पर जीते थे। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए।